वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। तो हम आ गए हैं प्रयागराज और ठीक पीछे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट आने का कारण ये है कि भाई पूरे उत्तर प्रदेश को न्याय यहीं से मिलता है। इसके बाद जाना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट और हर ज़िले में ज़िला अदालतें होती हैं। तो उच्च न्यायालय हम आए हैं और मौका है चुनाव का। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। इलाहाबाद की अगर बात करें, प्रयागराज की बात करें तो 2 लोकसभा सीटें आती हैं मुख्यतः। एक इलाहाबाद लोकसभा और दूसरी सीट है फूलपुर लोकसभा। दोनों सीटों के बारे में तमाम सीनियर वकील हमारे साथ जुड़े हैं हाई कोर्ट के। उनसे समझेंगे क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, वकीलों के बीच क्या कुछ चल रहा है, चर्चा क्या है, ये समझने का प्रयास करेंगे। अगर इलाहाबाद लोकसभा की बात करें तो यहाँ से सांसद रीता बहुगुणा जोशी हैं और फिलहाल प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी ने नीरज त्रिपाठी को उतारा है, जो कि खुद प्रैक्टिस करते हैं, लॉयर हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। कांग्रेस की तरफ से उज्ज्वल रमन सिंह हैं, बसपा से रमेश पटेल। फूलपुर की बात करें तो वहाँ भी सांसद फिलहाल केसरी देवी पटेल हैं, उनका टिकट कटा है। और बीजेपी ने प्रवीण पटेल को, जो कि विधायक हैं, उनको प्रत्याशी बनाया। समाजवादी पार्टी ने अमरनाथ मौर्य और बसपा ने जगन्नाथ पाल को। तो शुरुआत इलाहाबाद से करते हैं आप लोगों से कि भाई इलाहाबाद लोकसभा के बारे में क्या चर्चा है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, मुद्दे हैं भी कि नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मैं राकेश पांडे, भूतपूर्व अध्यक्ष हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। अच्छा, देखिए, चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अलग अलग मुद्दे हमको नहीं लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जहाँ तक राष्ट्र स्तर के मुद्दे हैं तो चुनाव पिछले कम से कम 2 चुनावों से तो हम लोग यही देख रहे हैं कि चुनाव जो है मोदी और एंटी मोदी हो रहा है। दूसरा मुद्दा जो है राष्ट्र स्तर पे जो मैं देख रहा हूँ ये नए पिछले 5-10 वर्षों में, वो चुनाव जो है एकदम मैथमेटिकल गणित पे चले जा रहा है। टिकट कुछ दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते होंगे। अगर जातीय समीकरण आपने उसको फीड कर दिया है तो ये लॉगरिथम टाइप है, उसके हिसाब से एक बहुत बड़ा समीकरण है। और उस समीकरण में जो भी छोटा तात्कालिक फेरबदल हो जाए कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, वो शायद चुनाव में महत्वपूर्ण अब की होगा। मुझको ये लगता है कि जो नॉन बीजेपी, जिसको अभी विपक्ष आप कह रहे हैं, इंडिया ब्लॉक, इस बार पहली बार ऐसा है कि उनके वोट बहुत डिवाइडेड नहीं है और शायद भाजपा के वोट्स में कुछ डिवीज़न हो। चुनाव कांटे की लड़ाई मैं मानता हूँ कि दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में है। अच्छा, कांटे की लड़ाई है जी, दोनों में, मेरा यही मानना है। अच्छा, जैसे कि नीरज त्रिपाठी जो केसरीनाथ त्रिपाठी जी के पुत्र हैं और वो आप लोग की तरह वकील साहब भी हैं, थोड़ा उनके बारे में जानना चाहूँगा कि वकील बिरादरी क्या इस बार इस तरीके से सोचेगी कि एक वकील साहब प्रत्याशी हैं, या फिर उनको भी एक नॉर्मल प्रत्याशी की तरह आंका जाएगा और उस आधार पर ही चीज़ें तय होंगी? सौरभ जी, देखिए, चुनाव के समय नीरज जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और आप जब ये प्रश्न पूछेंगे और किसी अधिवक्ता से पूछेंगे तो कोई अधिवक्ता ये नहीं कहेगा कि हम नीरज जी का नहीं कर रहे हैं, है ना। यथार्थ ये है कि नीरज जी अधिवक्ता हैं, हम लोग के अच्छे दोस्त हैं और शायद अधिवक्ताओं में बहुत उनको सपोर्ट भी मिल रहा होगा। लेकिन जब आपने मुद्दों की बात की तो वो हमारा मानना ये है कि मुद्दे वही हैं जो मैंने आपको बताया और इन मुद्दों में थोड़ा बहुत फेरबदल होता है। जहाँ तक वकीलों को आप ये कह रहे हैं कि एज अ ग्रुप कहाँ जाएंगे, तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि एज अ ग्रुप एक राय होंगे। ये ज़रूर है कि नीरज जी को वकील होने का फ़ायदा होगा और अधिकांश वकील उनके साथ होंगे, इसमें ये मेरा विश्वास है और ये मेरा होप भी है। मैं सबसे थोड़ा मुद्दा समझना चाहूँगा आप लोगों से भी, क्योंकि जैसे सर ने कहा कि मोदी वर्सेस एंटी मोदी, यही पूरा चुनाव चल रहा है। पर इलाहाबाद और प्रयागराज के जो आप लोग सब लोग यहीं रहने वाले हैं, मुझे लगता होंगे, आप लोग के क्या क्षेत्रीय मुद्दे भी कुछ हैं जो इन चुनावों पर हावी हो रहे हैं? क्या नाम है सर आपका? अवधेश श्रीवास्तव मुझे कहते हैं। मैं यहाँ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन रहा हूँ। देखिए, मुद्दे की जो बात है, इस बार पहले बार आप देखिए इस चुनाव में कुछ मुद्दे लेके लोग आए हैं। जैसे आपने बोला कि इलाहाबाद के लोकल के मुद्दे में, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इस समय, क्योंकि यहाँ डेलीगेसी में भी बड़े छात्र हैं, छात्र तैयारी पे आते हैं। इस पेपर लीक्स के कुछ मुद्दे थे। आपको ये लगेगा कि इस बार कुछ मुद्दे जो है, जो हमेशा मुद्दे चलते थे, उससे कुछ हट के मुद्दे हैं। छात्रों का भी एक मुद्दा है, देखिए नौकरी के मुद्दा भी है, महंगाई का मुद्दा बड़ा ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा। अक्सर ये जो है चस्पा नहीं होता था। इस दौर में हम लोग जितना देखते हैं, जहाँ भी हम लोग थोड़ा जाते हैं तो लोग कहते हैं कि महंगाई हम लोग के लिए एक समस्या एक ज़्यादा दिखती है। हर आदमी के पॉकेट से 5,000 6,000 रुपये का उनका एक्स्ट्रा पैसा जाता है।
अर्न कम होता है। तो महंगाई का मुद्दा भी थोड़ा आपने है। बोला पेपर लीक है ना, आपने बोला महंगाई, तो ये सब मुद्दे क्या वोट में कन्वर्ट होते हैं? क्योंकि हम लोग हल्ला तो देखते हैं इनको लेकर, मगर जैसे ऑन कैमरा कई बार कई तरह की बात करते हैं लोग, ऑफ कैमरा जाते हैं, तो क्योंकि आप लोग तो हर तरह के लोगों से मिलते हैं, है ना, इसलिए मैं जानना, ये क्या वोट में कन्वर्ट होता है? मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल देखिए इस तरह से तो नहीं बताया जा सकता, मगर मुझको लगता है कि ये बड़ा गंभीर इशू है इस बार का। इस इशू को अभी कितना वोट में कन्वर्ट होगा, और यही बेसिक हमको लगता है कि जो आपकी हमारी इंडिया अलायंस की जो टीम है उनको इसका भी, जो अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष राकेश पांडे साहब ने भी कहा कि जो आपको लग रहा है कि डिवीज़न दिख रहा है, तो ये सब डिवीज़न के ही एक बड़े बड़े पार्ट मुद्दों में है इसमें। अच्छा, महंगाई के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, नौकरी के मुद्दे, ये सारे मुद्दे लोगों को इस बार टच हो रहे हैं। आपको दिखता होगा इस पूरे चुनाव में, आपको एज ए जर्नलिस्ट हैं, आपको लगता होगा कि आप देखिए इतना उत्साह उन लड़कों में नहीं दिख रहा है। इलाहाबाद में आपने देखा होगा पूरा घूमने के बाद लड़कों को उत्साह आप देख रहे होंगे, लोग जाते भी हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं। उनको लगता है कि उनसे जब पूछे तो यही कहते हैं कि मैं आया था यहाँ पर पढ़ने, बाद में मेरा छोटा भाई भी यहीं पढ़ने आ गया, तो उससे पूछोगे तो कहा कि मैं 5 साल में मैं ओवर एज हो गया, मेरा भाई भी ओवर एज है, उन्होंने एक एक एग्जाम लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो इलाहाबाद सोफा से इलाहाबाद इस कंसर्न में इलाहाबाद में बताऊँ कि इस बार यहाँ के जो छात्र हैं, जो उनको लगता है कि मतलब ये आप कह रहे हैं गंभीर नौजवानों के बीच एक रोजगार का मसला रहेगा। इस तरह का जो जी, है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ज्योतिष अवस्थी है। जी, मैं एडवोकेट हूँ यहाँ पर। इससे पहले मैं एयरफोर्स में 20 साल में सर्विस करके आया हूँ। अच्छा, हाँ जी। और तो मैं आर्मी वेटरन भी हैं एक तरह जी से। जी जी हाँ, जी उसके जी बाद कब आपने ज्वाइन किया? 2004 में हूँ। अच्छा, 4 से फिर आप वकालत कर रहे हैं? जी जी जी। रहने वाले यहीं के हैं? नहीं, डिस्ट्रिक्ट इटावा का हूँ। इटावा के हैं? जी, वोट कहाँ है आपका? यहीं पर है। वोट यहीं पे है। जी। तो मतलब वोटर तो यहाँ के हैं ना, जी, तो वोटर जी। के लिहाज से क्या सोच रहे हैं? देखिए, ऐसा 3 चीज़ें चलेंगी यहाँ पर, राष्ट्रवाद, राशन और राहत। राहत भी लॉ एंड ऑर्डर, ये प्रैक्टिकली अप्लीकेबल होंगी। और जितने और मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये पहले भी थी, आज भी है। जहाँ तक पेपर लीक की बात है, इससे पहले भी कई शासन में एग्ज़ाम होते थे, हाई कोर्ट में स्टे हो जाते थे, तो ये सब चीज़ें तो हैं, इसका शोरगुल दिखाई देगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये 3 राष्ट्रवाद और राशन और राहत, लॉ एंड ऑर्डर, ये 3 मुद्दे महत्वपूर्ण रहेंगे, और इन्हीं के आधार पर लोग डिसाइड करेंगे, और रिजल्ट जो होगा वो तो जो है 4 तारीख को पता लगेगा। और भी कुछ मुद्दे आप लोग बीच बताना चाहेंगे? क्या नाम मैं है? खुद मायापति पांडे, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद, जी। रहने वाला हूँ सिद्धार्थनगर का। अच्छा। और यहाँ भी वोटर हूँ, वहाँ भी, लेकिन राइट। ये क्या है? ये माइक आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? यहाँ के वोटर भी हैं, वहाँ के वोटर भी हैं, वोट दोनों जगह डालते हैं? नहीं, एक जगह मैंने पहले इसलिए माइक हटाया, तो मैंने कहा एक जगह डालूंगा। अच्छा, हमारे यहाँ कहाँ डालने वाले हैं वोट, यहाँ पर कि वहाँ पर? डुमरियागंज। वरियागंज डालेंगे? जी, संसदीय क्षेत्र डुमरियागंज। तो यहाँ रहते यहीं पे हैं? रहते यहीं पे हैं। क्या यहाँ माहौल दिख रहा है आपको? माहौल जो यहाँ मुद्दों की बात मैं कर रहा हूँ, है ना, मुद्दे क्या तो मुद्दे लगते हैं आपको बहुत चुनाव हैं, में? मुद्दे बहुत हैं। अच्छा, सब आम जनता उन मुद्दों को अपने अंदर छिपाई बैठी हुई है। इसलिए छिपाई बैठी है कि ईडी और बीडी का सबको डर सता रहा है। आम जनता के पास का आइडिया है? क्या ये परचून की दुकान खोलने वाला, आ जाएगी आइडिया, पुलिस आएगी, पुलिस, उसकी दुकान हटा दी जाएगी। मतलब आप प्रशासनिक जोर की बात कर रहे हैं? सत्ता की बात कर रहा हूँ, प्रशासनिक जोर की नहीं, सत्ता की बात कर रहा हूँ। सत्ता जिसके पास होती है, वो जब ताना साहब की ओर जाने लगती है तो जनता चुप हो जाती है। अच्छा, और चुप होने आपको लगता है कि इस देश में सत्ता तानाशाही की तरफ जा रही है? जा रही है। लगता है आपको? हाँ, क्यों लगता है आपको ऐसा? इसलिए लगता है कि जब बहुत हाईवे बन जाएंगे और ब्रेकर नहीं होगा, यानी विपक्ष मजबूत नहीं होगा, हम कहते सरकार मोदी ही बने, कोई इतना नहीं, क्योंकि ईमानदार है, लेकिन ब्रेकर लगना जरूरी है। अच्छा, सत्ता में अगर ब्रेकर नहीं लगेगा तो तानाशाह की ओर लोग की शुरुआत हो जाती है। इसलिए सारी जनता इस समय चुप है, अपने अंदर सारी पीड़ा रखी हुई है। किस तरह की पीड़ा है? हर तरह की पीड़ा है। कौन सी ऐसी पॉलिसी अभी तक अडॉप्ट की गई जिससे जनता खुश नजर आए, अधिवक्ता भी खुश नजर आए? कौन सी ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की गई? ये सरकार कहती है भाई कि हम गरीबों के लिए बहुत कर रहे हैं, जो भी पैसा है वो डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो कहते हैं बहुत रोड हाईवेज वगैरह बना दिए। जी जी जी, हम कहते हैं सरकार कह रही है कि हम गरीबों का, हो सकता है सरकार को गरीबों की परिभाषा ही न पता हो। क्या क्राइटेरिया है गरीब की परिभाषा आप का? बताइए। हम बताएं, गरीब वो है जो 2 जून के लिए इस धूप में काम कर रहा है। गरीब वो है जो अपने लड़कों का पालन पोषण करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए
खून बेचने के लिए तैयार है। किन्हीं भी परिस्थितियों में गरीब वो है, गरीब वो नहीं है जो राशन कार्ड बनवा लिया है। क्या नाम है सर आपका? सर इसको त्रिपाठी। अच्छा, अलबत्ता कब से वकालत कर रहे हैं आप? महिला साथ हम में 1994 से आप आगे आइए इस बार। 1994 से हैं। अच्छा, और रहने हमारे वाले यहीं के हैं? नहीं, हम रहने वाले सिद्धार्थनगर के ही, हमारे कुलीग वही के हैं, हमारे ज़िले से ही। आप यहाँ कब से हैं? हम यहाँ 1994 से हैं। अच्छा, तो वोटर यहीं के हैं? जी, यहाँ नहीं है, हमारा वही पे है, सिद्धार्थनगर में ही है। अच्छा, बच्चों का यहाँ पे है। क्या लग रहा है देख- चुनाव में? देखिए, मूलभूत समस्या जो है हाँ। वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी स्कीम के जरिए पैसा निकलता है, जो भी डेवलपमेंट की बात की जाती है, 1 रुपया अगर निकलता है तो वह 1 रुपया का कंप्लाइंस नहीं है। कंप्लाइंस एक्चुअल होना चाहिए। अगर 1 रुपया निकलता है तो उसका अनुपालन 1 रुपये का होना चाहिए। वो स्थिति नहीं आ पा रही है, चाहे यह गवर्नमेंट हो, चाहे पिछली गवर्नमेंट हो, चाहे आने वाली गवर्नमेंट हो। अगर इसमें सुधार होगा तो आप पाएंगे कि गरीबी मिटेगी। अदरवाइज ना ये गरीबी मिटी है ना मिटेगी। आप जिस राशन की बात करते हो, राशन की स्थिति यह है कि जो भी दुकानदार है गवर्नमेंट का, वो 5 किलो अनाज के पीछे एक छोटी सी डलिया लेकर के और नाप देता है, और वो इधर नापता है, दूसरे साइड में दुकान पे जाके बिक जाता है। ये एक्चुअल स्थिति है। तो इसको कौन सुधारेगा? इसको सुधारेगा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस पॉइंट पर एकदम फेल है। चाहे उनके वो सबऑर्डिनेट अधिकारी हो, चाहे मिडिल श्रेणी का अधिकारी हो, चाहे अपर लेवल का अधिकारी हो, वो बिल्कुल कुछ नहीं कहता। तो आप कह रहे हैं राशन में एक तरीके से घपला हो रहा है? नहीं, राशन में भी घपला है। एक्चुअल पर्सन जिसको पाना चाहिए उसका नाम नहीं है, चाहे वो ग्राम प्रधान नहीं बना रहा, चाहे जो है अधिकारी नहीं बना रहे हैं, या सैंक्शन ऑफ दी ऑफिसर जो है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें सुधार होनी चाहिए। राष्ट्रवाद हमारे लिए सर्वोपरि है, सभी के लिए सर्वोपरि है। व्यक्तिवाद सर्वोपरि नहीं है, जातिवाद सर्वोपरि नहीं है। हम जब भी आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे चलते हैं, प्रीएम्बल के बेस पे चलते हैं, दिए गए फंडामेंटल रूल्स के आधार पे हम चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या गवर्नमेंट उसका अनुपालन करती है? आज वोट के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम खटाखट पैसा दे देंगे। कहाँ से दे देंगे? आपके पास है क्या वो धनराशि? किसी भी नेता से यह नहीं पूछा जाता कि आपके पास करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बन गई, या आप फार्म भर रहे हो इनकम टैक्स का, या नॉन इनकम टैक्स के आधार पे जो आप चुनाव लड़ने जा रहे हो उसमें दे रहे हो। कहाँ से पैसा आपके पास आया? ये इसका कहीं कुछ भी निराकरण नहीं, जबकि वो एक्चुअल में देखा जाए तो पैसा किसका है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। और वही वी द पीपल ऑफ इंडिया हमारे आपसे बीच में जो रहते हैं उनको चुन करके आगे बढ़ाते हैं, और वही जाते हैं जो कंप्लाइंस जब करने की बात आती है तो उसको भूल जाते हैं। और जनता क्या हिसाब लेती है फिर बाद में अगले चुनाव में? जनता कहाँ हिसाब लेती है? जनता तो सिर्फ इस चक्कर में लगी रहती है कि आज ये हमारे थाने की दलाली करा देंगे, ये तहसील की दलाली करा देंगे, वो जिलाधिकारी की दलाली करा देंगे, इसमें पड़े रहते हैं। क्या नाम है आपका? मंजू पांडे, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। अच्छा, जी, मतलब आप जो बार एसोसिएशन है उसके पदाधिकारी भी हैं कि रही हैं? रह चुके रह हैं। चुकी हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया कवित्री भी है। अच्छा, महक बहुत जौनपुरी अच्छी, के नाम से बहुत अच्छी, कविताएं वाह, करते क्या हैं। बात जी। है। दो कविता भी आपसे सुन लेंगे, मगर मैं क्योंकि आप इतने सारे पुरुषों में इकलौती महिला वकील और आगे अच्छा एक नौजवान संगे संगी अच्छा, होता है। बहुत अच्छी बात है। मैं आप 2 नौजवानों के साथ में बात करूंगा, है ना? क्या मुद्दे हैं चुनाव में महिलाओं के, है ना, लड़कियों के? अब क्या आधी आबादी आप लोग, आधा 50% वोट बिल्कुल। तो आप ही लोगों का है। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, वो तो सब एज इट इज हैं, जैसा कि सर लोगों ने कहा। लेकिन जो पब्लिक है, जहाँ तक देख पा रहे हैं, महिलाएं भी जो हैं बहुत हद तक, जैसे किसी पार्टी वाइज अगर ना जाए तो वो कहीं ना कहीं अंधभक्त हैं। और अंधभक्त, और पता नहीं ऐसा क्या हो गया है आदरणीय मोदी जी के द्वारा जो धर्म का मुद्दा फैलाया गया है। माइंड न करिएगा, माइंड मतलब क्षमा करेंगे, जनता क्षमा करेगी। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि उस पर ऐसा हो गया है कि लोगों का सारा ध्यान बस एक जगह एकत्र हो गया है, और सारे मुद्दे एक तरह से महिलाओं के लिए खासकर मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा सोच पाने में उतना अक्षम होती हैं। बस हाँ, जो लहर देख रही हैं, बस उनको किचन से मतलब रहता है। महंगाई की जहाँ तक बात है, महंगाई तो कल भी थी और बहुत पहले से महंगाई, टीवी में भी मैं देखती हूँ, मूवी वगैरह पुरानी बहुत रहती है, उसमें भी महंगाई मतलब महंगाई का मुद्दा बहुत पुराना है। इसको बहुत ज़्यादा
हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं पर है। आप कह रहे हैं कि पूरा चुनाव या मुद्दे जो हैं वो एक पर्सनैलिटी तक सीमित हो गए हैं, अभी कह रही बिल्कुल, मेरा हैं यही मुद्दों की बात नहीं होती है, मुद्दों की बात होनी चाहिए। मुद्दों की किस बात तरह के हो- मुद्दे जैसे? मुद्दों की बात होना चाहिए, एजुकेशन का, जैसे कि अभी बता रहे हैं, महंगाई का होना चाहिए और न्याय व्यवस्था का होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए। सारे मुद्दे हैं अपनी जगह पे, लेकिन इसको हाइड कर दिया जाता है। हाँ। और मेरा तो यही मानना है। और कहीं ना कहीं से अब अगर कहना चाहें तो साइलेंट किलर का ही काम करेंगे, लेकिन आएंगे लोग- तो हाँ। मोदी जी ही लग रहा है। जैसे आपने बोला, वैसे हम नोटिस करते हैं कि महिलाओं के बीच नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का बड़ा जिक्र आता है। बिल्कुल। तो इसका कारण क्या है? मतलब कि क्योंकि विपक्ष के भी अपने दावे, जैसे आपने सुना होगा कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन, उनका जो मैनिफेस्टो आया है उसमें उन्होंने वादा किया है कि महिलाओं को 1 लाख रुपए हाँ। देंगे ताकि वो स्वावलंबी बने, अपना कुछ कर सकें। तो ये सब नैरेटिव पहुंचते हैं आप तक? आते ज़रूर हैं और सुनते भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे कन्विंसिंग का कोई हो पाता है। महिलाओं के अंदर कुछ भी उनके अंदर चेंजिंग आ सकती है या आ पाएगी, क्योंकि वो मोदी ही कर रही हैं। क्यों? कारण क्या, मैं जानना चाहता कारण अब चाहे जो भी हो, धर्म का मुद्दा हो या उनकी लोकप्रियता हो और उनका एकांकीपन हो, शायद कहीं न कहीं से, और एक हिस्सा तो उनका है कहीं न कहीं से, और धर्म का मुद्दा। लेकिन ये गलत है, मैं इसकी मतलब इसके लिए पूरी तरह से सहमत भी नहीं हूँ, क्योंकि अभी एक कोलकाता का मैटर था, लड़की ही थी, वो भी गई थी वहाँ दर्शन करने के लिए। जिस तरह से धर्म का अभी तक आज तक मैं नहीं जा पाई हूँ, तो वहाँ पे शायद उसको रोक दिया गया था, प्रशासन की वजह से रोक दिया गया था, उसे जाने नहीं दिया। काफ़ी मतलब शायद उसके साथ हाथापाई वगैरह भी गया था, काफ़ी हाईलाइटेड मुद्दा था। तो इस तरह मतलब वो एक क्या कहते हैं, एक सीमित है, जो लोग वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं वो सबके लिए है भी नहीं, लेकिन सारे लोग अंधभक्त हो गए हैं, और अंधभक्त जो नहीं है उन्हें बदल दिया जा रहा है अंधभक्ति में, और पता नहीं कुछ जादूगरी तो की जा रही है। क्या नाम है आपका? सृष्टि सिंह। सृष्टि, कब से आप वकालत कर रही हैं? 5 सालों से। 5 साल हो गए आपको? यहाँ पर 1 साल से कर रही हूँ। यहाँ हाई कोर्ट में 1 साल जी। से। तो कैसा एक्सपीरियंस है? कितना एक्सपोजर रहता है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए? एक्सपोजर में तो कोई कमी नहीं है, लड़कियों के लिए यहाँ पे भरपूर एक्सपोजर है। अच्छा। बशर्ते हम अपनी परफॉर्मेंस किस तरह से दे रहे हैं। बट मैं दूसरे मुद्दे पे बोलना चाहूँगी। इलेक्शंस को लेकर मुद्दा समझना चाहता हूँ। इलेक्शंस के लिए भी नहीं, एक आम इंसान की परेशानियों के बारे में। बताइए। एक आम इंसान की परेशानी कभी नहीं ख़त्म हो रही है। एक सबसे बड़ी मेरे हिसाब से जो आजकल प्रॉब्लम फेस कर रहा है एक आम इंसान, ऑनलाइन मीडियम से कोई भी फॉर्म अपलोड करना, ऑनलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन। मोदी जी ने सारी चीज़ें कर तो दी हैं, पर जब हम कभी भी रजिस्ट्रेशन कराने, अभी मैंने खुद ही फेस किया अपनी ही मैरिज रजिस्ट्रेशन में कि 2-2 दिन तक सर्वर नहीं रह रहा है। बीइंग अ लॉयर ऑल्सो मैंने ये प्रॉब्लम फेस की कि जब हम रजिस्ट्रेशन कराने गए तो हमें इतनी सारी प्रॉब्लम कि सर्वर नहीं है, और इतना छोटा सा काम है कि अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो उसको अपलोड करना है और उसका सर्टिफिकेट मिलना है, बट वहाँ पे काम हो नहीं रहा है। कोई प्रॉपर्टी का भी रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, कोई और भी कहीं भी जहाँ भी ऑनलाइन एप्लीकेशन हो रही है। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं जो मोदी जी ने सब कुछ ऑनलाइन तो कर दिया है, पर ऐसे क्लाइंट्स आ रहे हैं जो शायद उस ऑनलाइन सिस्टम के मारे हुए हैं। तो आम इंसान की परेशानियाँ तो ख़त्म नहीं हो रही है, आए कोई भी, पर ऑनलाइन सिस्टम बहुत बड़ा फेल्योर है। इसके लिए मैं कुछ मुद्दे आप लोगों को समझना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग इलेक्शंस को लेकर जब जा रहे हैं लोगों के बीच, तो एक बड़ा मुद्दा आ रहा है संविधान को लेकर, है ना। खासतौर पे जब हम लोअर क्लास के बीच जाते हैं, है ना, SC/ST के बीच में, OBCs के बीच में, तो संविधान का बड़ा मसला आ रहा है। एक बात ये भी कही जाती है कि क्या 400 की जब बात आती है कि 400 सीटें आएंगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ऐसा दावा कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं देखता हूँ एक नैरेटिव ये फैला हुआ है कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल जाएगा। तो वकीलों, आप लोग भाई हाई कोर्ट के वकील हैं, है ना, सीनियर वकील है सब लोग, तो आप लोगों से मैं समझना चाहता हूँ कि क्या ये पॉसिबल है, ये नैरेटिव कितना सही है? देखिए, ये बड़ा एविडेंटली जो है चुनाव का मुद्दा है। अगर आप देख लिए तो संविधान बदलने का मुद्दा जो है ये पिछले जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तब का मुद्दा है, और संविधान बदलना एक बड़ी कठिन प्रक्रिया है। इट इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस कि आपने ये कहा कि आज हम संविधान, आप 400 मान लीजिए हैं, राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, स्टेट्स में मेजॉरिटी नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, संविधान बदलना इतना आसान नहीं है। जहाँ तक चुनाव जब भी आता है तो एक वर्ड कहा जाता है कि कैंडिडेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर खुद, दोनों के सोच में, चिंतन में और कर्म में, दोनों में फ़र्क होता है। एज अ कैंडिडेट आप जो कहते हैं वो एज अ कैंडिडेट आप कहते हैं। जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं तो उस समय आपकी विचारधारा बदल जाती है, आपकी व्यवस्थाएं बदल जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये संविधान बदल दिया जाएगा
रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा या रिजर्वेशन मुसलमानों को दे दिया जाएगा, ये सब जो है ये हमको लग रहा है कि ये फौरी तौर पे सिर्फ चुनाव भर के लिए है और इसका कोई बहुत महत्व है नहीं। मगर बीजेपी लीडर्स की तरफ से भी कुछ इस तरह के बयान आए, इसकी वजह से ये चीज़ें फैली, फिर विपक्ष ने इसको कैश ये किया। देख लीजिए तो बीजेपी लीडर्स की तरफ से बयान बड़े विचित्र आते हैं। कल मेरे को एक इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू का स्टेटमेंट दिखाया गया नड्डा साहब का, जहां उन्होंने कहा हमें अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बड़े मजबूत हो गए। शायद आपने पढ़ा भी होगा। तो ये सब चुनाव के समय क्या छप रहा है, क्या बयान आ जा रहा है, इसका मतलब, और हमको ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं कभी किसी एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में कोई कुछ भूल जाता है और वो फिर बहुत जो है उसको मशरूम कर दिया जाता है, बहुत उसको बढ़ा दिया जाता है। सच्चाई ये है कि चुनाव में हमेशा मुद्दे कहना बड़ा अच्छा लगता है कि एम्प्लॉयमेंट मुद्दा है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई है, इकॉनमी मुद्दा है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि पर कैपिटा इनकम, जीडीपी और जीआरपी और ये सब चीज़ों को जो है जनता बहुत समझ पाती है या उस पर बहुत ज़्यादा विचलित होती है। जो लोग शेयर मार्केट में लगे होंगे हो सकता है उनके लिए महत्वपूर्ण हो, लेकिन वोट देने वाले आदमी का, जैसा आपने शुरू में कहा, कुछ लोकल मुद्दे होते हैं और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो कि एकदम मैं जिनको यूनिवर्सल मुद्दा मानता हूँ। हिंदुस्तान एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, रिलीजन बेस्ड सोसाइटी है। यहाँ पे रिलीजन और कास्ट का एक मुद्दा जो है, मैं ये मानता हूँ कि इलेक्शन का बहुत बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर है। और इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आदमी करता है और फिर अपनी सोच को जस्टिफाई करने के लिए रैशनलाइज करता है और इस टाइप के मुद्दे जो है फिर बताया जाता है कि मेरे सोच के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। मैं ये मानता हूँ कि सच्चाई ये है कि जो सोच की असली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कोई जाहिर नहीं करता है और वो परोक्ष होती है, प्रकट नहीं होती है। प्रकट रूप से आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा, मुसलमान रिजर्वेशन दे दिया जाएगा या इस टाइप की चीज़ें। मुझको लगता नहीं है कि इसका बड़ा महत्व है। ये सिर्फ। क्या नाम है सर आपका? आर के उपाध्याय। अच्छा, कब से कर रहे हैं प्रैक्टिस हाई कोर्ट में? 20 साल। 20 साल से, लंबा वक्त हो गया। जैसे मैंने पूछा है कि संविधान वाला मसला है, इसको लेकर के वकीलों के बीच में चर्चा है? नहीं, ऐसा कोई चर्चा नहीं, क्योंकि हम लोग असलियत जानते हैं। जो भाई साहब ने कहा, संविधान बदलना इतना आसान नहीं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं बदला जा सकता। हमारे जो कुछ भी तब्दीली होती है उसी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही तब्दीली होती है। वो छोटी मोटी तब्दीलियाँ होती हैं और फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक होती है। और दूसरी चीज़ जो सबसे खास बात है, इस सरकार में एक चीज़ महसूस की गई, कानून व्यवस्था अच्छी है और जो तब्दीलियां बताई जाती हैं, मैं गांव और शहर दोनों से बिलोंग करता हूं। जो सरकार दावा करती है, जैसे गांव, मैंने अपने गांव में देखा, दूसरों की सुनी सुनाई बात नहीं करता हूं। हमारे गांव में कितनों को मकान मिले हुए हैं, कितनी महिलाओं को गैस सिलेंडर मिले हुए हैं, राशन सबको मिल ही रहा है। तो बहुत सी अफवाहें उड़ाई जाती हैं इलेक्शन में, ऐसा सच कुछ होता है। रोजगार का मसला है, भाई साहब बोल रहे थे। रोजगार का मसला ये है भाई साहब, रोजगार की प्रॉब्लम तो शुरू से रही है इंडिया में और जितने भी डेवलप कंट्री है वहाँ भी है। ऐसा नहीं कि अमेरिका में नहीं है, वहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है। लेकिन जो कॉम्पिटेंट हैं उनके सामने कोई दिक्कत नहीं है। नकल करके पास हुए जितने भी लोग हैं सबके सामने दिक्कत है। अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं है तो आपके लिए कोई रोजगार नहीं। जो कॉम्पिटेंट, मैं जब हम लोग घूम रहे हैं इलेक्शंस में, तो ये बहुत मसला आ रहा है रोजगार का। और पेपर लीक का जिक्र किया था आप लोगों ने, पेपर लीक का बड़ा मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो इलाहाबाद तो स्टूडेंट्स का हब भी है ना, और पेपर लीक का जिक्र हर जगह आ ही जाता है। दो तरह के तर्क सामने आते हैं। एक तो भाई पेपर लीक को लेकर मतलब जो छात्र खड़े रहते हैं, दूसरा ये तर्क ये आता है कि नहीं, पहले भी पेपर लीक होते थे या पहले गलत तरीके से भर्तियाँ होती थी, इस तरह के तर्क आते हैं। अभी जो चल रहा है उसको लेकर मतलब आप लोग हाई कोर्ट के वकील ने क्या, कैसे देखते हैं पेपर लीक्स वगैरह को, सरकार के एक्शन को लेकर? सौरभ जी देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पेपर लीक होता रहा है, गड़बड़ियाँ होती रही हैं, लेकिन मैं जब अपने से ये प्रश्न पूछता हूँ तो मुझको ये लगता है कि इन्हीं कारणों से हमने सरकार बदली थी। और जिन कारणों से हमने सरकार बदली थी, अगर इस सरकार में भी वही कारण रह जाते हैं तो हमारा जो है पुराना निर्णय भी गलत हो जाता है, नया निर्णय भी गलत हो जाता है। तो इसको हम लोगों को कहीं ना कहीं जो है आत्मचिंतन ये करना पड़ेगा कि वही मुद्दे जो 2014 के पहले थे, अगर 2024 में भी हैं, तो क्या निर्णय सरकार बदलने का हम लोगों का सही था या गलत था? इस पे भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा। आप अगर ये कहते हैं कि साहब हम जो है एक करप्ट सिस्टम से बड़ा ऊब गए थे और उसको अब हमने जो है दूसरा करप्ट सिस्टम ला दिया, तो ये कोई बहुत बुद्धिमानी नहीं है। ठीक बात। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मैं सरविंद पांडे नाम है मेरा जी। मैं जान ही रहे हैं आप अधिवक्ता हैं। सारी चीज़ें तो लगभग हो गई हैं। एक मुद्दा हमको लगता है कि सर छूट गई है। लोकतंत्र में एक चीज़ होती है कि शुचिता हो। हम जो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, वो लगेंगे ही। एक कंडीशन थी जिस लोकसभा में हम खड़े हैं, यह लोकसभा फूलपुर उत्तरी जो जौनपुर को साथ लेकर सर चलती थी,
उसमें पहला चुनाव था 1952 में। तो पंडित नेहरू अपने मैनिफेस्टो में लेके आए थे कि कॉमन सिविल कोड, कॉमन बिल लेके आए थे। तो उसमें ये अपने मैनिफेस्टो में लेके आए तो सारे जो विपक्ष के नेता थे वो हैरान थे कि अब भाई क्या किया जाए, किसके नेहरू के सामने किसको लड़ाया जाए। तो बहुत खोजने के बाद निकले, एक ठू आए हमारे सामने प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, उनको चुनाव लड़ाया गया। तो उनकी मर्यादा, पंडित नेहरू की मर्यादा और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की मर्यादा ये थी कि पंडित नेहरू ने कहा कि अगर संसद में कीर्तन करवाना हो तो आप प्रभुदत्त ब्रह्मचारी का चुनाव कर सकते हैं। अगर भारत में राजनीति करवानी हो, समाज के जो अंतिम व्यक्ति हैं उनके कल्याण की कल्पना करनी हो तो आप पंडित नेहरू का चुनाव करें। तो हम वहाँ से कहाँ चले आए हैं, देश की गति तो बढ़ी आगे। लेकिन इस बीच बड़ा क्षुब्ध हूँ इस वजह से कि आप सब लोग पढ़े लिखे ही वर्ग से हैं, आरोप लगे हैं, जेन्युइन मुद्दे पे लगे हैं, वो ठीक है। लेकिन इस लेवल पे जाकर के आप भी देख रहे हैं, आप भी बहुत सारे जीरो रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस पर ज़रा चिंतन करना चाहिए उन राजनेताओं को, पर्टिकुलर में उन दोनों लोगों को, कैंडिडेट को। मतलब राजनीति में आजकल जो भाषा का प्रयोग हो रहा है वो गंदा है। वही हम सीखते हैं, वही आने वाली पीढ़ी सीखती है। जैसे सर कोर्ट में जब जाते हैं कोर्ट के सामने तो कैसे डैश पे बोलते हैं उसको मैं सीख के वही भाषा में प्रयोग करता हूँ डैश पे। तो कम से कम इतना ख्याल रहे जो नई पीढ़ी जा रही है इसको थोड़ा सा ठीक किया जाए। बस यही एक संदेश है, लोकतंत्र का पर्व है, हर व्यक्ति को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, अपना मतदान करना चाहिए। फिर मुद्दे जो भी हैं, एक मैं सिन्हा साहब हमारे जो है। जी सर, मैं आरपी सिन्हा 92 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, जैसे कि मैं मुद्दों पे बात कर रहा था ना, और तमाम मुद्दों पे आपने देखा, मैंने जिक्र किया। आपके हिसाब से मैं संक्षेप में बता दे रहा हूँ। पहला मैं संविधान को लेके कहूँ, संविधान में संशोधन तो हो सकता है लेकिन कोई भी गवर्नमेंट संविधान बदल नहीं सकती, उसको परिवर्तित नहीं कर सकती। संशोधन हर गवर्नमेंट करती है, मैक्सिमम कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया, समय के अनुसार जैसी भी मांग होती है। दूसरी चीज़, दो मुद्दे हैं, एक नेशनल मुद्दा है जो राष्ट्र हित में होता है, और दूसरा जो मुद्दा होता है वो छोटी छोटी पब्लिक से रिलेटेड। सपोज जैसे आप भी घूमते होंगे तमाम शहर में, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ दो साहब, स्मार्ट सिटी का इलाहाबाद प्रयागराज स्मार्ट सिटी कर दिया गया, घोषित कर दिया गया, लेकिन जब रोड बनती है तो साहब फुटपाथ नहीं बनता, रोड पे गड्ढे मिलते हैं, नाली नहीं बनती, बरसात में पानी भर जाता है, उससे आम जनता जुड़ती है। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। जैसे एक आज से 2-3 साल पहले हमने देखा कि साहब स्टील का डस्टबिन लग गया बड़ा बड़ा, जो बहुत कॉस्टली आता है सिविल लाइन्स में, और 2 दिन बाद वो स्टील के ड्रम गायब हो गए, कहीं पता नहीं चले। बस स्टैंड जो इतना कॉस्टली बनाया जा रहा है सिटी में, वो सब कूड़े के ढेर पे बना दिया जा रहा है कहीं कहीं। तो हमारा कहना है कि शासन ठीक है लेकिन जो लोकल चीज़ें हैं उनको गवर्न करने के लिए पब्लिक नहीं कर पाएगी। जैसे पुलिस है, पुलिस एकदम एग्रेसिव होती है, आप थाने पे चढ़ जाइए तो ऐसे वो आपको जो क्या कह देगा कोई ठिकाना नहीं है। आप पत्रकार हैं, वकील हैं, जज हैं, कोई भी हैं, रूबरू होते हैं हम सभी लोगों से। तो लोकल लेवल पे जो एडमिशन है या जनता की छोटी छोटी समस्याएं हैं, ये प्रॉब्लम है। बाकी अदरवाइज तो ठीक है। और जो नेशनल उस पे है इश्यूज़ हैं तो लोकल लेवल पे भी पकड़ होनी चाहिए शासन की। वो कहीं लगता है कि सड़कों पे गड्ढे, आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, आप मर जाएंगे, हेलमेट टूट जाएगा, लेकिन साहब वो जिम्मेदारी किसी की नहीं फिक्स होगी। जी सर, एक सवाल और था, आप सब सीनियर वकील हैं। देश में CGI चंद्रचूड़ बड़े चर्चा में रहते हैं, है ना, अक्सर उनके फैसले, उनकी चर्चा रहती है। मैं थोड़ा आप लोगों से उनके बारे में जानना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की CGI के बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील क्या सोचते हैं? चंद्रचूड़ जी बहुत अच्छे जज हैं, हम लोगों के यहाँ चीफ जस्टिस रहे हैं और बड़े लंबे समय तक रहे हैं। हम लोगों का उनसे पर्सनल एसोसिएशन है, ही इज़ अ वेरी गुड जज। बाकी चर्चा में आप लोग रखते हैं, वो चर्चा में रहते नहीं हैं। और हमारे ख्याल से आप लोगों को चर्चा में रखने लायक CGI बहुत दिन बाद मिला, ये बात अलग है। बट अदरवाइज उनके फैसले आए इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह पे, बहुत बड़े बहुत काम उनके काम बोलते हैं, एक्टिव चीज़ें हैं, इंडिपेंडेंट हैं और अच्छे बिहेवियर के। जैसे यहाँ पर कौन से बड़े फैसले उन्होंने दिए थे इलाहाबाद रहते हुए? एक तो बहुत बड़ा फैसला था जब UPSC के चेयरमैन अनिल यादव जी के को उन्होंने हटाया था, डिक्लेरेशन किया था कि ये इलीगल अपॉइंटमेंट है। उसके सिवा एक लोकायुक्त में उनका एक फैसला बड़ा अच्छा था। कुछ जिला पंचायतों के मामलों में बड़े अच्छे फैसले थे।
फुल बेंचेस उनकी बड़ी अच्छी हैं। एक बड़ा फैसला था जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़की मैरिड डॉटर को भी जो है डाइंग इन हार्नेस रूल्स में अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए, जो कि वो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और शायद रूल्स भी बदले गए। लंबी फहरिस्त है उनके अच्छे जजमेंट्स की। जी वो असेट्स हैं जुडिशरी के लिए, एसेट है, मानते हैं आप? बिल्कुल 100%। भ्रूण हत्या के मामले में उन्होंने एक जजमेंट दिया था, वो PIL में नहीं किया था, तो उसमें उन्होंने पालना गृह वगैरह उसी जजमेंट से बना था उनके। अच्छा, नहीं जैसे तमाम मैं देखता हूँ कि लोग उनको इस तरीके से फ्रेम करने की कोशिश करते हैं जैसे उनका स्टैंड सरकार के खिलाफ हो, ऐसा फ्रेम एक नैरेटिव सा चलता है। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर, आप लोग वरिष्ठ लोग हैं और आप हर चीज़ को समझते हैं, सोशल मीडिया पर हम लोग अक्सर देखते हैं उनको इस तरीके से फ्रेम करने का प्रयास किया जाता है, क्या ऐसा है? देखिए, हम लोग शायद एक ऐसे समय में रह रहे हैं जबकि हम लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक इवेंचुअलिटी ढूंढते हैं, या मतलब कुछ पीछे ढूंढते हैं। हर एक्शन के पीछे कोई और कारण ढूंढ लेते हैं। कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं रह गई है। अगर हमने फैसला दिया तो शायद वो सिर्फ फैसला जो है एक फैसले के स्वरूप में हम लोग स्वीकार नहीं करते। अब हम लोग सोचते हैं इस फैसले का कारण क्या होगा, इसमें कोई ना कोई पॉलिटिकल बात होगी या इसमें कोई पर्सनल बात होगी। अगर किसी मुसलमान ने राम मंदिर बनाने का फैसला दे दिया तो उसने कुछ ना कुछ RSS से पा लिया होगा, या ऐसा हो सकता है कि वो फैसला सिर्फ उसको ये लगा हो कि जुडिशियल फैसला है और उसने यही किया हो, और जो चीज़ सबसे अपरेंट है उसको लेकिन हम लोग स्वीकार नहीं करते। ये हमारी आपकी कमी है, ये फैसला देने वाली कमी नहीं है। हम लोग रीजंस ढूंढ लेते हैं, रैशनल्स ढूंढ लेते हैं, और उसके मन में क्या है वो उसको हम ही लोग शब्द भी दे देते हैं, हम ही लोग शेप दे देते हैं। सच्चाई क्या है ये हम लोग को मालूम नहीं है। सोशल मीडिया पे जो लोग इस तरीके के ट्रेंड चलाते हैं, ये नहीं पता होता कि अल्लाह के बारे में उनको कितना ज्ञान है, कितना पता है। वो तो केवल जजमेंट से लगा लेते हैं कि कौन खिलाफ गया, कौन फेवर में गया, सर गया। ऐसा कुछ नहीं है। जो एविडेंस होता है और जो आर्गूमेंट होता है उसी को कंक्लूड करते हुए जस्टिस, कोई भी जज हो, ये नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात हो रही, कोई भी जज उसी तरीके के जजमेंट देता है जो रिकॉर्ड्स उसके सामने होते हैं। उसमें न सरकार का पक्ष होता है और न उसका विपक्ष होता है। वो जस्टिस के लिए होता है और वो जस्टिस करते हैं। ठीक बात। हाँ ठीक बिल्कुल। आखिरी में जी, आपने एक मिनट है, आपने बहुत अच्छे व्यक्ति से आज इंटरव्यू लिया है और बहुत बैलेंस उन्होंने जो बोला, आई अप्रिशिएट। हम लोग के बहुत चाहते आखिरी में आप लोग पूछना चाहता हूँ मैं जी, हम लोग इलाहाबाद और जी इलाहाबाद और फूलपुर की हम लोग बात कर रहे थे भाई की, तो मैं आखिरी में आप लोग जानना चाहता हूँ यहाँ क्या इन 2 सीटों पे क्या लग रहा है आप लोगों को इलेक्शन को लेकर? नहीं, 4 तारीख को पता लगे। फिर भी क्या माहौल दिख रहा है? मैंने भी आपसे कहा पहले, शुरू में ही मैंने कहा कि कांटे की लड़ाई है, कहना मुश्किल है, और अभी आप अगर 10 लोगों से मिलेंगे तो हर आदमी अपने अपने पार्टी या अपने अपने सपोर्टर को या कैंडिडेट को बता देगा जीत रहा है, बट आई डोंट थिंक इट इज़ प्रेडिक्टेबल। सर क्या नाम है आपका? राय साहब यादव जी। क्या लगता है आपको? इलाहाबाद और फूलपुर के बारे में आपने पूछा, तो हम लोग अपने ड्रेस कोड में हैं और इसमें हम लोग जो है किसी पक्ष में बयान ना देके, सबकी लड़ाई अपनी अपनी जगह है। मुद्दे क्या है फिर आपके हिसाब से? मुद्दे हैं कुछ क्षेत्र में कि नेशनल मुद्दे हावी हैं, क्या दिखता है आपको? सब अपने अपने मुद्दे लेके चुनाव में हैं, और हमारे साथ हमारे हाई कोर्ट के ही लोग यहाँ लड़ रहे हैं चुनाव, हम उनके भी साथ हैं। अच्छा, नीरज त्रिपाठी जी 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 जी। आप 2 लोग रहेंगे, आप लोगों से बात कर लेता हूँ जी। क्या नाम है आपका? योगेश प्रताप सिंह। अच्छा, क्या लगता है आपको इलाहाबाद फूलपुर में? इलाहाबाद फूलपुर में जो है विकास के मुद्दे तो हैं ही। किस तरह के विकास के मुद्दे? जैसे सड़कें बनी हैं और क्या कहते हैं फ्लाई ओवर वगैरह बना है, हम लोग यहाँ सामने ही देख रहे हैं फ्लाई ओवर बन गया है, तो ये सब तो मुद्दे हैं ही। और उसके बाद राष्ट्र के मुद्दे हैं, बाकी महंगाई बेरोजगारी अपनी जगह है, पेपर लीक भी अपनी जगह है। तो पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी आप बता रहे हैं, इसका वोट पे असर पड़ेगा? नहीं, कुछ ना कुछ तो हर जगह कुछ ना कुछ असर पड़ता ही रहता है। क्या नाम है आपका? मनीष तिवारी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय। यहीं पे हाई कोर्ट में आप भी हैं, कब से कर रहे हैं? 2015 से सर। क्या लग रहा है इलाहाबाद फूलपुर में? सर जैसे कि हमारे वरिष्ठ बड़े भाई जो है राकेश पांडे सर और सिन्हा सर, सब लोगों ने एक चीज़ों को कंप्लीट कर दिया कि चीज़ें उन्होंने पूरे फैक्ट को आपके सामने रख दिया है। मुद्दे तो ही हैं, पेपर लीक का है, बेरोजगारी का है, और तमाम जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, सब मुद्दे तो हैं और सामने आ भी रहे हैं लोगों के, और जनता के पक्ष में। और क्योंकि ये छात्रों का ये एक तरीके से ये है गढ़ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी से पढ़े लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं
और छात्रों से जुड़े हुए हैं, आज भी छात्र भी लगे, तो सब मुद्दे अभी भी हैं, रिलेवेंट मुद्दे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि कुछ ये सब मुद्दे जो है कभी कभी पीछे हट जाती हैं। जब नेशनल फर्स्ट की बात आती है तो ये सब चीज़ें गौड़ हो जाती हैं। तो चलिए भैया, बेरोजगारी है, ठीक है, पेपर लीक है, लेकिन जब पार्टियों के, जब दोनों दलों का जब हम कंपेरिजन करते हैं कि कौन अच्छा है, हु इज़ बेटर, कौन अच्छा लीड कर सकता है, अपोजिशन में कौन लीडर है अच्छा है, इसमें लीडरशिप कैसी है, कौन कर सकता है, जब तब वहाँ पे जो पॉइंट बोल रहे हैं कि लीडरशिप वाली बात प्रधानमंत्री के तौर पर अगर ये आप डिस्कस करें तो एक तरफ तो क्लियर है कि नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ क्लियर नहीं है, मगर ऐसा माना जाता है कि राहुल गांधी हो सकते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से। हम लोग के, हमारे हिसाब से तो एकदम क्लियर है कि राहुल गांधी ही हैं। आप लोग के हिसाब से एकदम क्लियर नहीं है और माना जा सकता है। अब क्या वो नेम डिक्लेयर नहीं तो हम लोग मान के चलते हैं, कैसा लगता है? हमें अगर आप डिबेट करना चाहें तो ये भी कहा जा सकता है कि मोदी जी का भी नेम कोई डिक्लेयर्ड नहीं है, ये माना जा रहा है कि 10 साल से है तो वही रहेंगे। हो सकता है गडकरी जी जो है खड़े हो जाए। अगर आपको नहीं लगता है कि 210-20 सीट पे बीजेपी सीमित हो जाती है तो चेंज ऑफ लीडरशिप की बात नहीं हो सकती क्या बीजेपी में? इसलिए हमको कह रहे हैं अगर बहुमत नहीं रहा तो लीडरशिप चेंज हो सकती है। मेरे को तो लगता है कि ये भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, इसकी पूरी आपको संभावना ऐसी नहीं लगती क्या? अब ये तो सर 4 तारीख को पता चलेगा। देखिए, आप हमसे जब प्रश्न करते हैं तो संभावनाओं पे करते हैं, और हम आपसे प्रश्न करेंगे तो किस चीज़ पे करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री पद के तौर पे जो है इस समय नरेंद्र मोदी बेहतर लीड कर रहे हैं। अपोजिशन उनके सामने जो भी है वो उस लायक नहीं है जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें। लायक पे तो ये मसला पड़ेगा, फिर मौका मिला कि नहीं उनको? मौका सरकार के बाद यूपीए सरकार के वर्तमान में भी जो इंडी गठबंधन आया है उनमें खुद में आपस में मतैक्य नहीं है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अभी तो कभी कभी ये बात भी बीच में उठ के आई कि भाई 1-1 साल प्रधानमंत्री रह लेंगे। अच्छा, कोई क्या मतलब प्रसाद बन रहा है क्या मंदिर का? ये बात न्यूज पे आप ही लोगों की न्यूज चैनल पे हमने सुना है, देखा भी है। अच्छा, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो मुश्किल है, संभव नहीं है भाई। कुछ लोग हमारे यहाँ बुद्धिजीवी हैं, नेताओं में कंठजीवी होते हैं, जो इच्छा कहती है वो बोल देते हैं, तो विपक्ष में कंठजीवियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कोई हमारे माननीय अखिलेश जी आए, उन्हीं के अनुयायियों ने उनकी मीटिंग तक नहीं होने दी। भाई पार्टी में इतना भी डिसिप्लिन नहीं है अगर, तो देश कैसे चलेगा? वो तो कह रहे हैं कि इतना जन समर्थन मिल रहा है, इतनी भीड़ आई, ये तो आप लोगों ने दिखाया अच्छा खासा जन अब आपका समर्थन। इंटरव्यू सही माने पे सही दिशा में जा रहा है। अब लोगों के अंदर की जो सच्चाई है अब निकलना शुरू हुई है। आप इसको थोड़ी देर चलाएं क्योंकि 2 बज रहा है, हमें जाने दें। जी, क्या नाम है? मैं BN सिंह, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद, और मैं PCS का भी एग्जाम देता हूँ, यूपी PCS का भी। अच्छा, क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से? मुद्दा ये है कि विकास के साथ साथ ये इनका इधर प्रतियोगी छात्रों की तरफ ध्यान कम है, इनको देना चाहिए। CBI की जो जांच CBI की जो जांच चल रही थी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। किस मसले पे? जो पहले 2012 से 17 तक जितनी भी भर्तियां हुई थी तब सब पे CBI जांच चल रही है, लेकिन अभी तक न CBI ने किसी ऊपर चार्जशीट नहीं है। यहाँ तो इवन जो सरकार से अभियोजन की अनुमति मिलती है कि इनके ऊपर अभियोग चला जाए, अभी तक नहीं मिल पाया है। 17 से 22 हो गया है, ठीक, 7 साल बीत गए। तो जांच तेज होनी चाहिए। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में हम थे और वकील साहब लोगों का लंच टाइम था, लंच टाइम ओवर हो गया है, वकील लोग चले गए, बहस खत्म करते हैं। ये बातचीत आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए हमारी यात्रा। कौन जीत रहा है? मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ पंकज है। शुक्रिया। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।